Hello everyone, I welcome you all in second part of second chapter class 12th history kings farmers and towns। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में 6th सेंचुरी BCE में जो भी चेंजेस आए इंडियन हिस्ट्री में उसके बारे में डिस्कस किया। हमने 16th महाजनपद के बारे में और हाउ मगध बिकेम पावरफुल इसके बारे में, और इसके साथ साथ हमने मौर्य डायनेस्टी के बारे में भी डिस्कशन किया। चलिए अब हम आगे की डिस्कशन करते हैं। 2nd सेंचुरी BCE तक आते आते इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ नए डायनेस्टीज़, कुछ नए तरह के राजाओं का इमर्जेंस हुआ, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साउथ से, दक्षिण भारत से। साउथ के अंदर हम देखते हैं कि एक नए ढंग के राजाओं का उदय हुआ, जिसके लिए हमारी बुक में राजा शब्द का इस्तेमाल, किंग वर्ड का यूज़ नहीं किया गया। उनके लिए चीफ और उनके जो टेरिटरी है उसके लिए चीफडम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, किंगडम वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये जो चीफ थे ये कौन थे? ये थे चोल, चेर और पांड्य। तो आज का जो तमिलनाडु, केरल और आंध्रा का जो हिस्सा है उसको मिला जुला करके तमिलकम से नाम से जाना जाता था उस समय। और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तमिल लिटरेचर, जिसको हम संगम लिटरेचर कहते हैं, तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था। उस समय के जो सेंट पोएट्स थे उन्होंने इसे लिखा था। और ऑलमोस्ट 3th सेंचुरी BCE से लेकर के 3rd सेंचुरी AD तक इसके ऊपर काम हुआ, और इससे हमें काफ़ी कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई इन्हें चीफ क्यों कहा जाता था और इनके टेरिटरीज़ को चिफ्टम क्यों कहा जाता था? तो अकॉर्डिंग टू अवर बुक मोर और लेस किंग और जो चीफ थे वो एक जैसे थे। उनके जो फंक्शंस थे जैसे कि रिचुअल्स परफॉर्म करना, वार के समय अपनी आर्मी को लीड करना और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, ये तो सब कॉमन थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो चीफ की अलग थी और किंग की अलग थी। जैसे किंग दे यूज टू कलेक्ट टैक्सेस, लेकिन चीफ टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, इसके बदले वो ट्रिब्यूट लिया करते थे। और किंग जो थे वो अपनी स्टैंडिंग आर्मी, परमानेंट आर्मी रखा करते थे, लेकिन जो चीफ थे वो परमानेंट आर्मी नहीं रखते थे। वो अपने टेम्प्रेरी आर्मी के सहारे ही लड़ाइयाँ लड़ते थे। और इसके अलावा जो ट्रिब्यूट मिलती थी चीफ को, वो अपने जो रिश्तेदार हैं उनके बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ कुछ डिफरेंसेस हमें चीफ और किंग के अंदर दिखाई देते हैं। अब अगली बात करते हैं सातवाहन की। सातवाहन, अगर इस मैप में हम देखें तो ये जो इलाका है महाराष्ट्र और आंध्रा और थोड़ा बहुत हिस्सा अगर हम कर्नाटक का भी ले लें तो इस इलाके में रूल किया करते थे। और इनका जो टाइम है वो 2nd सेंचुरी BCE से लेकर के 2nd सेंचुरी CE तक का टाइम पीरियड है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस समय जो वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उसमें शकाज ने रूल किया। और शकाज आए थे सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से आकर के उन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, गुजरात और राजस्थान का थोड़ा हिस्सा, यहाँ पर रूल करना शुरू किया। इसके अलावा इस समय हम देखते हैं कि सेंट्रल एशिया से कुषाण भी इंडिया में आए और उन्होंने रूल करना शुरू किया। और इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मेनली रूल किया। और ये जो थे ये अपने नाम के आगे एक टाइटल यूज़ करते थे, देवपुत्र। इसकी इंस्पिरेशन में कहाँ से मिली? ये क्यों देवपुत्र यूज़ करते थे? तो historians believe that they got inspiration from the Chinese ruler. The Chinese ruler, they used to keep title in their name, the son of heaven. वो अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे। तो उसी तर्ज पर इन्होंने अपने आप को कुषाणों ने देवपुत्र कहना शुरू किया। इसके पीछे लॉजिक ये था कि देवपुत्र कहने से वो कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन गॉड से जोड़ लेते थे और उससे उनकी एक्सेप्टेंस लोगों में बढ़ जाती थी। वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिवाइन बताने की कोशिश करते थे। देवपुत्र नाम अपने की उपाधि अपने नाम के आगे लगा करके। कुषाणों ने इंडिया में जो रूल किया वो लगभग 1st सेंचुरी BCE से लेकर के 1st सेंचुरी AD तक रूल किया। और इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कॉइन्स वगैरह से मिलती है, वो कुछ हमें लिटरेचर से भी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। और स्कल्पचर्स भी इसमें यूज़फुल है। इवन जो किंग्स थे उन्होंने अपनी खुद की स्कल्पचर्स बनवाई, मूर्तियाँ बनवाई और उनको मंदिरों में लगवाया। जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो मथुरा शहर है उसमें पास में माट नाम की जगह, वहाँ पर कई सारे कुषाण किंग्स की स्कल्पचर्स हमें मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्कल्पचर, ये कुषाण किंग की है।
चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं हम सामंताज के बारे में। हु वर सामंताज? सामंताज वी कैन से दैट दे वर सबऑर्डिनेट रूलर्स। एक्चुअली उस समय जब जो किंगडम्स थे वो काफ़ी बड़े हो गए, तो जो राजा थे, बड़े राजा थे, वो उनके जो छोटे छोटे इलाके हुआ करते थे उसमें जो रूल किया करते थे उनको सामंताज कहा जाता था। सामंताज अपनी आर्मी रखते थे और राजा के बिहाफ पर टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। राजा जब भी वार के लिए जाता था, बड़ी लड़ाई के लिए, तो वो इन सामंत को कहता था हेल्प के लिए, और वो अपनी आर्मी लेकर के राजा की हेल्प किया करते थे। तो इन्हें सामंत कहा गया। एक तरह से हम इन्हें सबऑर्डिनेट रूलर्स कह सकते हैं। और कब हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी कुछ सामंत इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने जो अपने किंग थे उसको ही हटा दिया और उसकी जगह वो खुद किंग बन गए। ऐसा एग्जाम्पल हमें मिलता है गुप्ताज के बारे में। जो गुप्ताज थे उन्होंने अपने ही किंग्स को हटा करके खुद उन्होंने शासन पर कब्जा कर लिया। अर्लियर देवर सामंताज। जो मगध वाला इलाका है वहाँ पर ये सामंत के रूप में काम करते थे, लेकिन बाद में ये एक्चुअल रूलर बन गए। तो इनके बारे में हमें जानने के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो लिटरेचर से मिलती है गुप्ताज के बारे में, और कॉइन्स से मिलती है, और इंस्क्रिप्शंस और प्रशस्ति से भी मिलती है। इसमें प्रशस्ति वर्ड आपके लिए नया है। प्रशस्ति एक्चुअली एक तरह का लिटरेचर कंपोजिशन होता है। प्रशस्ति शब्द संस्कृत का है, इसका मतलब होता है कि प्रशंसा करना, प्रशंसा में लिखी गई कोई बात। तो ये जो इस समय के जो राजा थे, तो उनकी उपलब्धियों की, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बहुत सारे जो पोइट्स वगैरह होते थे वो पोएम वगैरह कंपोज करके लिखा करते थे, उनकी प्रशंसा किया करते थे। ऐसा ही एग्जाम्पल हमें मिलता है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर ड्यूरिंग 4th सेंचुरी AD। 4वीं शताब्दी में एक बहुत ही प्रभावशाली राजा हुए समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के। और उनके बारे में जो प्रशस्ति लिखी गई वो हरिशयन नाम के एक उनके ही मिनिस्टर और पोएट ने लिखी। और ये उन्होंने, ये जो उनकी प्रशस्ति है, ये हमें अशोक के प्रयाग जो इलाहाबाद का जो इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर ये प्रशस्ति एनग्रेव्ड की हुई, खुदी हुई दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें समुद्रगुप्त को बहुत ही बलशाली और बहुत ही काइंड और बहुत ही जनरस राजा के बारे में, राजा की तरफ पेश किया गया है। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। अब इस टाइम तक आते आते जो गांव थे, देहात के इलाके थे, कंट्री साइड्स थे, वहाँ पर भी चेंजेस आना शुरू हुए। अब एक समस्या यहाँ पर, एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, वो ये कि द पीपल हु वर लिविंग इन कंट्री साइड दे डिड नॉट लीव एनी अकाउंट ऑफ देयर लाइफ। उन्होंने अपना कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। तो हमें उनके बारे में कैसे जानकारी मिलती है? उनके बारे में जानने का जो साधन है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ लिटरेरी सोर्स हैं। जैसे कि उस टाइम पीरियड में जातक टेल्स लिखी गई और पंचतंत्र टेल्स लिखी गई। इनको कंपोज किया गया ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी AD तक आते आते। हो सकता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने पढ़ी भी हो जातक टेल्स या पंचतंत्र अपनी लाइब्रेरी वगैरह में कहीं आपने देखी हो। तो ये जो स्टोरीज़ थी, ये स्टोरीज़ एक तरह का एंटरटेनमेंट का साधन तो थी ही, लेकिन साथ ही इससे हमें उस टाइम पीरियड के लोगों की लाइफ के बारे में, उनके सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में जानने में काफ़ी मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल हम एक स्टोरी लेते हैं गंधतिंदु की। गंधतिंदु स्टोरी में बताया गया है कि देयर वाज अ किंग एंड ही वांटेड टू नो अबाउट द ओपिनियन ऑफ द पीपल अबाउट हिम। तो लोगों की राय जानने के लिए उसने अपने आप को डिस्गाइज किया, अपना वेश बदला और वो गांव में निकल पड़ा। गांव के लोगों से जब वो मिला तो उसे पता लगा कि लोग उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि उनका कहना था कि रात के समय उनके गांव पर डकैत, डाकू लोग हमला कर देते हैं और लूटपाट करके ले जाते हैं। और दिन के समय में जो राजा के ऑफिसर्स हैं वो टैक्स कलेक्ट करने आते हैं, और वो भी इसी तरह से जो भी बचा कुचा पैसा है वो सब ले जाते हैं टैक्स वसूल करके। तो इस तरह से रात में तो वो डाकुओं से परेशान है, दिन में वो राजा के इन टैक्स कलेक्टर से परेशान है। तो इस तरह से हमें ये पता लगता है कि लोग जो थे उस समय काफ़ी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, और कई बार गाँव के लोग इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, इन टैक्स कलेक्टर से बचने के लिए भाग करके जंगलों में छिप जाया करते थे। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं कि इस समय एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत अच्छा सुधार आया। जो कृषि का उत्पादन था वो बढ़ गया। उसके पीछे क्या वजह थी? एक वजह तो थी कि शिफ्ट टू प्लो एग्रीकल्चर।
जो प्लो था उसका इस्तेमाल करना शुरू किया गया। जो नॉर्दर्न प्लेन्स थे, उत्तर के मैदान थे जहाँ एलिवियल सॉइल बहुत अच्छी थी, वहाँ पर हल का प्रयोग किया गया और लोहे के टिप वाले हल का यूज़ किया गया, जिससे कि वो अधिक गहराई तक खुदाई कर सके और वहाँ पर बहुत अच्छे से क्रॉप्स पैदा हो सके। दूसरा जो वजह थी वो थी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पेडी। पेडी जो था यानी कि धान को पहले ऐसे सिंपली ब्रॉडकास्ट करके बोया जाता था, ऐसे बिखेर करके खेतों में बो दिया जाता था। लेकिन बाद में इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया गया कि पहले उसके छोटे छोटे सेपलिंग्स तैयार किए गए, पौधे तैयार किए और बाद में उनको फिर से ट्रांसप्लांट किया गया खेतों के अंदर, पानी भरे हुए खेतों में। इससे जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। तो ये 2 मेथड थी जिससे इंक्रीज़ हुआ। अब लेकिन प्लो जो था उसका इस्तेमाल केवल जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसमें बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता था। कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर इसका इस्तेमाल अभी भी नहीं हो सकता था, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पर अभी भी जो ऊंचे ऊबड़ खाबड़ इलाके थे, पहाड़ी इलाके थे, वहाँ पर कुदाल से ही फसलों को बोया जाता था, वहाँ पर प्लो का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। इसके अलावा फसलों को पानी देने के लिए कई तरह की इरिगेशन मेथड्स यूज़ की गई। इसके लिए वेल्स, टैंक्स और कैनाल्स इनका कंस्ट्रक्शन हुआ। हमें एक एग्जांपल मिलता है कि जो जूनागढ़ गिरनार गुजरात का जो हिस्सा है, वहाँ पर मौर्य डायनेस्टी के टाइम पर एक उनके ऑफिसर ने एक बहुत बड़ा वाटर टैंक बनवाया और जलाशय बनवाया, जिसका इस्तेमाल फसलों को पानी देने के लिए किया जाता था। बाद में एक शक किंग हुए रुद्रदामन, उन्होंने उसको रिपेयर करवाया और बाद में और एक बार और फिर उसको रिपेयरिंग का काम एक गुप्त डायनेस्टी के रूलर ने करवाया। तो इस तरह से इरिगेशन मेथड्स पर भी ध्यान दिया जाता था। तो उसका जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने से हम देखते हैं कि गाँव में डिफरेंट क्लासेस जो थी वो भी मर्ज हुई, गाँव के जीवन में भी चेंज आया। गाँव में कई तरह की डिफरेंट क्लासेस जो थी वो आई। हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर से पता लगता है कि गाँव के अंदर जो लोग थे उसमें कुछ थे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ऐसे लोग जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, वो दूसरों की ज़मीन पर जाकर मजदूरी करके अपना आजीविका चलाते थे। फिर कुछ थे स्मॉल पीजेंट्स, छोटे किसान थे, और कुछ थे लार्ज लैंड ओनर्स, कुछ थे बड़े ज़मींदार थे। इनके लिए गृहपति वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जो स्मॉल पीजेंट्स हैं और जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं उनके लिए गृहपति वर्ड का हम यूज़ देखते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं जो संगम लिटरेचर है, संगम लिटरेचर में जो तमिलकम वाला इलाका है उसमें जो लार्ज लैंड ओनर्स थे उनके लिए वेलालार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो प्लोमेन थे यानी कि साधारण किसान थे जो हल चला कर खेती किया करते थे, उनके लिए उजावार शब्द का इस्तेमाल है। और जो स्लेव्स थे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी और जो दूसरे बड़े किसानों के यहाँ जाकर के और अपना श्रम बेचते थे और वह उनके कहने पर काम किया करते थे, उनको लिए अडिमाई वर्ड का यूज़ किया गया है। जो गृहपति है उस वर्ड का यूज़ कभी कभी घर के मुखिया के रूप में भी होता है। गृह यानी घर और पति यानी स्वामी। जो गृहपति होता था उसका घर के सारे मेंबर्स, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, उन सब के ऊपर उसका कंट्रोल होता था। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज़ होती थी, चाहे वो एनिमल्स हों, जानवर हों, पालतू जानवर हों, चाहे वो ज़मीन हो, सबके ऊपर उसका कंट्रोल होता था। कभी कभी इस वर्ड का यूज़ हम जो प्रॉस्परस पीपल हैं उनके लिए भी देखते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनके लिए भी इस वर्ड का यूज़ होता था। चलिए अगली बात करते हैं लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स की। हम देखते हैं कि ये जो टाइम पीरियड था इसमें सेकंड सेंचुरी एडी के बाद से आते आते हम देखते हैं कि कई बार लैंड ग्रांट्स की चर्चा होती है, यानी कि ज़मीन को दान देने, भूमि को दान देने की चर्चा की जाती है। और जनरली ये जो ज़मीन दान में दी जाती थी ये ब्राह्मण्स को और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दी जाती थी। और ये दान कौन देते थे? जनरली ये दान राजा दिया करते थे। और इसके जो सबूत हैं, एविडेंस है, वो हमें मिलते हैं कि ये जो ज़मीन की दान दिया जाती थी या तो इसको एनग्रेव किया जाता था स्टोन के ऊपर या ज़्यादातर मामलों में कॉपर प्लेट्स के ऊपर। एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक लैंड ग्रांट का एग्जांपल है। ये कॉपर प्लेट्स हैं, तांबे की प्लेट है और इनके ऊपर ये लिखा गया है कि फला फला ज़मीन को राजा के द्वारा दिया गया। और इस तरह से ये जो एक जो लैंड ग्रांट्स हैं ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है हमारे लिए, सबूत है उस समय के बारे में जानने को।
लैंड ग्रांट्स क्या केवल जो मेल थे यानी कि पुरुष राजा थे वही दिया करते थे? तो इसका आंसर है नहीं। हमें एक इंस्क्रिप्शन ऐसा भी मिला है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रभावती गुप्ता हु वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, उन्होंने भी लैंड ग्रांट्स दिया था। उनकी जो शादी भी थी, ये गुप्ता रूलर्स का टेरिटरी है और ये यहाँ पर वाकाटक्स। तो जो प्रभावती गुप्त की शादी जो है वो वाकाटक में हुई थी फैमिली में, और वाकाटक फैमिली में यहाँ पर उन्होंने लैंड ग्रांट्स किया था, ज़मीन को दान में दी थी। दांगुल गांव नाम का एक गांव था, वहाँ पर उन्होंने ज़मीन में दान दी थी। अब ज़मीन दान देने के पीछे क्या पर्पज़ थे, इसको लेकर के स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं। कुछ कहते हैं कि लैंड ग्रांट देना के पीछे पर्पज़ ये था कि जो राजा थे वो ये चाहते थे कि खेती की पैदावार ज़्यादा बढ़े। जो ज़मीन खेती में काम में नहीं आती थी उसको दान दे दिया जाता था, ताकि वहाँ पर लोग खेती करें और उससे फिर टैक्स वगैरह मिलना भी शुरू हो और अनाज की पैदावार भी बढ़ जाए। जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं, ये कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं था। वो कहते हैं कि राजा जो थे वो सामंतों की वजह से डरने लगे थे और वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ज़मीन दान में दिया करते थे, ताकि वो अपने सपोर्टर्स बढ़ा सकें। और इस तरह से उन्होंने ज़मीन को दान में देना शुरू कर दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो ज़मीन दान दे करके अपने आप को बहुत ही जनरस, काइंड और बहुत ही केयर टेकिंग शो करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ज़मीन को दान देना शुरू किया। चलिए हम आज यहीं पर तक डिस्कशन करते हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन हैं वहाँ पर देख लें। व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ संगम लिटरेचर? हुअर कुषाण, व्हाई डिड सम ऑफ देम यूज द टाइटल देवपुत्रा? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रयाग प्रशस्ति। Which strategies were used to increase agricultural production? What do you understand by land grants? What were the objectives of land grants? और who were गहापतीज? चलिए अब बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।